हेलो ओ ग्रुप एस्पिरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर महेश। और आज फिर से हम क्लास लेके आए हैं अपना ओ ग्रुप एग्जामिनेशन के लिए। दिन बहुत कम रह गए हमें हमारे पास, और हमें अपनी ही प्रिपरेशन को उतने ही लेवल पे ज़्यादा हाई लेके जाना है। जितना दिन नज़दीक आएंगे उतने ही ज़्यादा हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखिए, क्लास 3 अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता दूं। एक तो मेरे पास जो पिक्चर क्लियर हुई है, वो पिक्चर क्लियर हुई है नंबर ऑफ सीट्स की। नंबर ऑफ सीट्स को लेके थोड़ा बच्चों में था कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो मैं उसी को ही बताने के लिए आया हूँ। और उस चीज़ का मैं बेस भी बताऊंगा कि मैंने ये ऑब्जर्व कहाँ से किया। देखिए, क्लास 3 के लिए ओ ग्रुप स्कूल के अंदर क्लास 3 के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो टोटल 60 सीट्स हैं। ठीक है। और इन 60 सीट्स में से जो 60 सीट्स हैं, इनमें से जो बॉयज है उनकी स्ट्रेंथ रहेगी 37 की, और जो गर्ल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ रहेगी 23 की। ठीक है। ये आपके पास रेशियो है कि क्लास 3 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनमें नंबर ऑफ सीट 60 हैं, और उन 60 में से बॉयज आएंगे 37, गर्ल्स आएंगे 23। ठीक है। इसका बेस क्या है? इसका बेस है कि जो आपके पास ओग्रो स्कूल की वेबसाइट है उस पर करंट स्टूडेंट लिस्ट दी हुई है कि क्लास 3 में वहां पे इस टाइम कितने बच्चे हैं, क्लास 4 में कितने बच्चे हैं, क्लास 5 में कितने बच्चे हैं, क्लास 6 में कितने बच्चे हैं। तो जो क्लास 3 के बच्चे जो मैंने काउंट किए वो टोटल 60 मिले। फिर उसमें से मैंने बॉयज और गर्ल्स को काउंट किया तो 37 बॉयज मिले, 23 गर्ल्स मिली। राइट। तो ये ओग्रो स्कूल की वेबसाइट से मैंने डाटा उठाया है, जो उन्होंने इस साल की करंट स्टूडेंट लिस्ट जो डाल रखी है वेबसाइट पे। ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ सीट 60 है, बॉयज 37 है, गर्ल्स 23 है। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका था कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, वो भी आपके पास 600 थे क्लास 3 के लिए। तो वो मेरा अंदाजा था कि अब देखो 600 में से 60 बच्चा लेना है। ठीक है। जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो ग्रुप स्कूल ने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली 600 है। अप्रोक्सीमेटली वो कितने हैं? 600। और उसमें से हमें चाहिए कितने, मतलब वो कितने सिलेक्ट करेंगे? 60 सिलेक्ट करेंगे। अब वो 60 कैसे सिलेक्ट करते हैं, रिटर्न में कितने बाहर निकालते हैं और इंटरव्यू में कितने बाहर निकालते हैं, वो अलग कहानी है। बट 600 में से 60 बच्चा चाहिए उनको। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अपना अंदाजा बताया था, क्योंकि उसका मेरे पास बेस नहीं है, मैंने सिर्फ अंदाजा बताया था कि हो सकता है कि वो 600 में से 500 बच्चा रिटर्न में बाहर निकाल दे, 100 बच्चा रहेगा, फिर 40 बच्चा इंटरव्यू में बाहर निकाल दे, 60 बच्चा रहेगा। ठीक है। ये कुछ रेशो हो सकती है, अदरवाइज इसका श्योर नहीं है। कंफर्म जो है वो ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट 600, ये भी वेबसाइट पे दिया हुआ है। और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 60 है क्लास 3 के लिए। 60 बच्चों का एडमिशन लेना उन्होंने। 60 में से 37 बॉयज होंगे, 23 गर्ल्स होंगी। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि इसमें से कौन सा सिलेक्शन आपने करना है, मतलब कि आपको किस में जाना है। 37 है अगर लड़का है तो 37 सीट्स हैं उसके लिए, अगर गर्ल्स हैं तो 23 सीट्स हैं उसके लिए। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास एक चीज ये भी है कि जैसे मैंने क्लास 3 के लिए 2021 का और 22 का पेपर जब मैंने चेक किया, ठीक है, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। फाइनल एग्जाम के अंदर जब मैंने 2021 और 2022 का पेपर चेक किया तो उसमें कुछ चीज कॉमन मिली मेरे को। ठीक है। मैं वो चीज आपको कॉमन जो चीज है वो डिस्कस कर देता हूँ। देखो, जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिला मेरे को, हाउ मेनी साइड्स डज अ डैश हैव। एक तो ये क्वेश्चन मुझे दोनों पेपर में मिला कि आपको कोई एक फिगर दी हुई है और उसकी साइड्स पूछी गई है। ठीक है। जैसे अगर 2021 की मैं बात करूं, 2021 में इसमें आया था क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन था हाउ मेनी साइड्स डज अ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। 2022 में यहां पर आ गया था सर्कल। क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी साइड्स डज ए सर्कल है। ठीक है। तो इस तरह दोनों के अंदर ये चीज कॉमन थी। तो ये सिर्फ अंदाज है, मैं नहीं कहता कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट ये प्रेडिक्शन है कि साइड्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्वाड्रिलेटरल का आ गया, सर्कल का आ गया, हो सकता है ट्रायंगल का आ जाए, पेंटागन का आ जाए, हेक्सागन का आ जाए, क्यूब का आ जाए। ठीक है। तो जो शेप्स का चैप्टर है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो शेप्स का चैप्टर है वो बच्चे को अच्छी तरह करा देना। क्लास 2 का और क्लास 3 का शेप्स का चैप्टर, शेप्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, शेप्स का चैप्टर मैंने बताया, पैटर्न चैप्टर। पैटर्न पैटर्न चैप्टर पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है। 2 साल से तीसरे साल भी यही आया था पैटर्न का।
5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है पैटर्न में से। तो क्लास 2 और क्लास 3 के मैथमेटिक्स के अंदर जो पैटर्न का चैप्टर है वो अच्छे से करा देना बच्चे को, ठीक है। उससे आपके क्या जो 5 मार्क्स है वो बिल्कुल अलग से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद सोशल साइंस के अंदर ट्रू और फॉल्स, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आ रहा है बार बार, इस बार भी आने की उम्मीद है। तो सोशल साइंस का तो इसमें से जो भी आपको बुक मिले क्लास 2 की क्लास 3 की, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि ट्रू फॉल्स सोशल साइंस वाले टॉपिक में सोशल साइंस टोटल 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स जो है वो ट्रू फॉल्स के आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद सोशल साइंस में ही पैराग्राफ राइटिंग, ये 5 मार्क्स का बन रहा है। तो आप ये मान के चलो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको ये 2 क्वेश्चन पता है कि सोशल साइंस जो है मेरा 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स से ट्रू फॉल्स आएगा और 5 मार्क्स का पैराग्राफ राइटिंग आएगा, ठीक है। तो 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पता है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। और लेकिन दोनों किस पे आपके कि अगर आते हैं तो तभी वो ट्रू फॉल्स हो पाएगा और तभी पैराग्राफ लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो 10 मार्क्स आपको सोशल साइंस के पता है। जीके के अंदर अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2 साल से, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से बार बार आ रहा है। मैं पिछले 2 साल ही क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 साल से ही जो मार्किंग स्कीम है वो चेंज हुई है, सोशल साइंस इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं होता था। राइट नेम्स, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपको 5 + 10 15, 10 + 5 15, 15 + 5 20, मतलब 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का तो आपको पता है कि क्या आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का पैटर्न जरूर आएगा, 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स जरूर आएगा, 5 मार्क्स का पैराग्राफ राइटिंग जरूर आएगा और 5 मार्क्स का आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स जरूर आएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। और अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो जिसके पास जो भी बुक है पहले तो आप उसी को क्लियर कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो सके तो कोर्डोवा की जो कोर्डोवा पब्लिकेशन जो है उसका एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस, कोर्डोवा का जीके, कोर्डोवा की साइंस, कोर्डोवा की सोशल स्टडीज क्लास 2 और क्लास 3 के लिए ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, और खासतौर पर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन या आइडेंटिफाई द पिक्चर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने एज इट इज वहां से कर लेने, क्योंकि कोर्डोवा पब्लिकेशन में से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो कोर्डोवा पब्लिकेशन की जो भी आपके पास बुक है, सोशल साइंस की है, ईवीएस की है, जीके की है, वो जरूर कर लेनी है। क्लियर। तो ये था कुछ जनरल पार्ट जो मैंने आपको बताया। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में हम लेके आए हैं जो 2022 के अंदर सोशल साइंस का पार्ट था, ठीक है। ओ ग्रुप स्कूल सॉल्यूशन किस चीज का, सोशल साइंस पार्ट का, और कौन से ईयर का, 2022 का, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। एज यूजुअल हम अपना क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे और साथ के साथ उसका आंसर भी करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले है ए पार्ट, राजघाट इज एसोसिएटेड विद, राजघाट इज एसोसिएटेड विद। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो हो सकता है किसी भी बच्चे को ना आते हो। जैसे ये राजघाट है, मुझे नहीं लगता क्लास 2 में क्लास 3 में कहीं पर भी जो ये समाधि है कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि कौन सी है, महात्मा गांधी कौन सी है, सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है, ये कहीं पर भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में जो बच्चे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। बच्चे को बोलना है इसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखना और उसको गलत छोड़ देना बेशक, लेकिन उसकी वजह से अगला क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना। कई बार होता है कि हड़बड़ी में बच्चे को जो आता होता है वो भी गलत कर देता है,
राजघाट इज एसोसिएटेड विद डैश, कि राजघाट किससे एसोसिएटेड है। देखिए राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर आएगा राजघाट इज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, GANDHI, महात्मा गांधी। ठीक है, बी पार्ट भी ऐसा ही है, बी पार्ट भी नहीं दिया हुआ किसी भी आई थिंक बुक के अंदर, क्लास 2 में या क्लास 3 में। अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि नहीं सर ये दिया हुआ है कि इस क्लास 2 की इस बुक में, इस जीके की बुक में, इस चैप्टर में ये पार्ट है। ठीक है, मेरी भी थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगी, तो आपने वो मेंशन जरूर कर देना। क्लास बी में बी पार्ट में डैश नंबर ऑफ लैंग्वेजेस have been recognized by the Indian Constitution, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेज है वो रिकॉग्नाइज की हुई है। अब देखिए पहली बात तो बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं है उस क्लास में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेज है वो तो बच्चा कहाँ से कर पाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये बच्चों की थोड़ा रेंज से मैं बाहर मानता हूँ। ठीक है, हालांकि इसका आंसर क्या आएगा, 22 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, 22 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है वो कितनी है, 22 है। ठीक है, अब जो सी पार्ट है ये बच्चे को आना चाहिए। अगर सी पार्ट नहीं आता तो इसमें बच्चे की गलती है। अगर ए पार्ट बी पार्ट नहीं आता तो बच्चे की गलती नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर का लेवल 5 बनाने के लिए क्वेश्चन ऐसे डाले हुए हैं। लेकिन अगर सी पार्ट नहीं आता तो इसमें बच्चे की गलती है, क्योंकि सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। उसने बोला डैश इज द फारदेस्ट प्लेनेट from the sun in our solar system, सोलर सिस्टम के अंदर जो फारदेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है। ठीक है, तो अब एक बात देखिए, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो नियर बाई क्वेश्चन जरूर करते हैं। तो फारदेस्ट का क्वेश्चन अगर आया तो नियरेस्ट भी कर लेना आपने। फारदेस्ट कौन सा है, फारदेस्ट प्लेनेट आपका है नेपच्यून। फारदेस्ट प्लेनेट क्या हो गया, नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। और अगर नियरेस्ट प्लेनेट आए तो मरकरी आ जाएगा, मरकरी क्या है, नियरेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट बच्चे को आना चाहिए, ये भी बच्चे के सिलेबस में है, बिल्कुल है। बिहू फेस्टिवल is largely celebrated in the state of डैश, कि बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, बिहू फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू डांस भी होता है उसके अंदर, कई बार बिहू डांस की बात आती है, कई बार बिहू फेस्टिवल की बात आती है। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा आपके पास, बिहू फेस्टिवल इज लार्जली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। उसके बाद है ई पार्ट में, अ सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ डैश ईयर्स, कि सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। इसके साथ में क्वेश्चन कौन सा ऐलान करना है कि डिकेड में कितने ईयर होते हैं। और डिकेड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, आंसर इज 10 ईयर्स। डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 5 मार्क्स का था, और इसके अंदर 5 ही पार्ट्स थे, 1 मार्क ईच का ये क्वेश्चन था। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद 5 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मिलकर राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही रहा है पिछले 2 साल से,
तो ये तो टॉपिक बच्चे को अच्छी तरह करा देना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलती के चांस नहीं होने चाहिए ट्रू और फॉल्स में। कुछ एक वही बात है, टॉपिक ऐसे मिलेंगे ट्रू और फॉल्स में कि जो बच्चे को नहीं आते होंगे, कुछ होते हैं जो आते होंगे, तो जो आते हैं कम से कम वो जरूर करें। देखिए, चीज में घबराने की बात नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर बच्चे को नहीं आता तो क्या होगा, बच्चा फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो क्वेश्चन एक बच्चे को नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता होगा। अब जैसे ये राजघाट वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी बच्चे को आता होगा जब बच्चों ने एग्जाम दिया होगा 2022 में कि राजघाट की कौन सी है या कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 2 का ए पार्ट में लिखिए इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज celebrated on 26th January every year, कि हर साल इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये ऑब्वियस है फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में लिखा है अ प्लम्बर मेक्स wooden tables and chairs for us. ये प्लम्बर है वो हमारे लिए वुडन टेबल और चेयर बनाता है। ये गलत है, क्योंकि प्लम्बर क्या है, वो पाइप से रिलेटेड काम करता है। वुडन टेबल का काम कौन करता है? कारपेंटर करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। उसके बाद सी पार्ट पर चलते हैं। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि लंग्स जो है वो सांस लेने में काम आते हैं, हेल्प करते हैं हमें सांस लेने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। डी पार्ट पे चलते हैं। उसने बोला पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, कि वो ब्रिक्स और सीमेंट से बनता है। तो ये भी ठीक है बात की, जो पक्का हाउस है वो ब्रिक्स और सीमेंट से ही बनता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। उसका ई पार्ट है अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 मेंबर्स। जॉइंट फैमिली के पास क्या है? 3 और 4 मेंबर्स होते हैं। 3 और 4 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहला मेंबर फादर, सेकंड मेंबर मदर, थर्ड मेंबर ब्रदर, फोर्थ मेंबर सिस्टर। तो उसने सिर्फ 3 और 4 मेंबर की बात की है। तो जिस फैमिली के अंदर सिर्फ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर हो तो वो जॉइंट फैमिली नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 और 4 मेंबर्स आता। तो जॉइंट फैमिली में आपके पास यहाँ पे सिंगल फैमिली होना चाहिए था। सिंगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 5 इसके अंदर स्टेटमेंट थी, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। डायग्राम दिया हुआ है, पार्ट्स बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है लेबल द पार्ट्स of the plants given below। एक प्लांट का पिक्चर दिया हुआ है, उसके पार्ट्स के, अब मैं थोड़ा यहाँ पे पिक्चर नहीं बना पाऊंगा। प्लांट्स का पिक्चर दिया हुआ है, उसके पार्ट्स के आगे ABCDE लिखा हुआ है। आपको बताना है कि ए पार्ट का नाम क्या है, बी पार्ट का नाम क्या है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें बच्चे को क्या आना चाहिए कि पार्ट्स के नाम आने चाहिए कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या है? ए पार्ट इसके अंदर दिया हुआ फ्लावर, तो इसके अंदर आएगा ए का फ्लावर, FLOWER। बी पार्ट में आ जाएगा इसके अंदर
क्योंकि बी पार्ट में पत्ते पे दिया हुआ है तो आ जाएगा लीफ, LEAF लीफ। सी पार्ट में जो एक स्फेरिकल सी शेप है, सर्कुलर शेप है, वो क्या है, फ्रूट। तो सी पार्ट का आंसर क्या आएगा, फ्रूट, FRUIT। उसके बाद डी पार्ट जो तने को दिया गया है सिंबल, तो तने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेम, STEM। उसके बाद ई पार्ट जो है, ई पार्ट नीचे जड़ों की तरफ दिया हुआ है सिंबल, उसको हम बोलते हैं रूट्स। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, रूट्स। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था कि बच्चों को सिर्फ पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। सो दिस वाज आल्सो क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम एंड रूट्स। उसके बाद 15 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था इट वाज ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग था। पैराग्राफ राइटिंग ये अगेन 5 मार्क्स का था और इस बार जो पैराग्राफ राइटिंग था वो था आपका गुड ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, पैराग्राफ लिखना है, टाइटल है गुड ईटिंग हैबिट्स। देखिए ये जो टॉपिक है ना गुड ईटिंग हैबिट्स के, ये एनवायरमेंटल स्टडीज से उठाया गया टॉपिक। इसमें सिंपल बच्चे को, मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे को उसके टॉपिक के बारे में 10 लाइन सीखनी है। बेशक वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ना हो, बट रिलेटेड टू टॉपिक होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अपनी क्लास में बच्चों से पूछा तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, मैं वही आपको आंसर लिखवा रहा हूँ, फिर आप देखना कि आपके बच्चे से कोरिलेट कितना करता है वो। क्योंकि उन्होंने ईवीएस पढ़ी हुई थी, ईवीएस के अंदर टॉपिक है गुड ईटिंग हैबिट्स का। ठीक है, फूड्स के चैप्टर है शायद, उसके अंदर है गुड ईटिंग हैबिट्स का। तो मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों आपने 10 लाइन्स बतानी है। तो बच्चों ने कौन कौन सी 10 लाइन्स बताई, देखो उन्होंने बोला कि वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। हालांकि उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे कर दी कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बट रिलेटेड टू टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको भी पता है स्कूल वालों को कि बच्चों ने टॉपिक नहीं किए, डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो वो नहीं सोचते कि आपको इंटरलिंक करके मिले, लेकिन जो लाइन हो वो रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए। बच्चे ने पहली लाइन बताई, वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड लाइक चिप्स एंड पिज्जाज। ठीक है कि हाँ ठीक है, जो जंक फूड है वो नहीं खाना चाहिए। फिर बच्चे ने खुद से देखो दिमाग लगाया, उसने इसके अपोजिट लाइन लिख दी। हालांकि उसको गलत नहीं कर सकते हम, उसने क्या किया, इसी को अपोजिट लाइन, यहाँ पे क्या लिख दिया, वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। उसने लिख दिया कि वी शुड ईट हेल्दी फूड। तो आगे उसने सेकंड लाइन बनाई, वी शुड ईट हेल्दी फूड लाइक बटर, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम ये भी नहीं क्लेम कर सकते कि यहाँ पे मिल्क लिखा है तो ईट कैसे आ सकता है। तो उसने लाइन लिखी जनरल लाइन, वो ठीक है, तो रिलेटेड टू द टॉपिक है। फिर बच्चों ने क्या बताया कि चलो ठीक है जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, और क्या होगा। फिर बच्चों ने बताया कि हमें पानी भी पीना चाहिए। गुड ईटिंग हैबिट्स में भी वी शुड टेक plenty of waters डेली। हमें डेली प्लेंटी ऑफ वाटर्स है वो लेना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ लाइन पे आए कि फोर्थ लाइन बताइए क्या होगी। तो फोर्थ लाइन में बच्चों ने बताया कि हमें अपने हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी। तो उसमें उन्होंने लिखवाया वॉश। ये सारी लाइंस मैंने उसमें को एक भी नहीं बताई, बच्चों ने सारी लाइन, मतलब जैसे काफी बच्चे बैठे थे, एक ने कोई लाइन बताई, एक ने कोई लाइन बताई, उन सबको मिक्सअप करके 10 लाइंस बना ली। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, पैराग्राफ तो बन रहा है धीरे धीरे, और ये तो हमें आती भी, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आती। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वी शुड नॉट ओवर ईट, वी शुड नॉट ओवर ईट। ठीक है, हमें ओवर ईट भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। फिर अगली लाइन उन्होंने बताई, वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। अनकवर्ड फूड जो है वो हमें नहीं खाना चाहिए।
ठीक है, जो ढका हुआ खाना है वो खाना चाहिए, अनकवर्ड नहीं खाना चाहिए। इसी से रिलेटेड उन्होंने क्या बता दिया कि वी शुड नॉट ईट द फूड, की जिसको हमने काट दिया और स्टोर कर लिया। फ्रेश फूड खाना चाहिए, स्टोर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। तो 7th लाइन में उन्होंने बताया वी शुड नॉट ईट द फूड that is cut and stored। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो खाना जमीन पर गिर गया है उसको नहीं खाना चाहिए। हालांकि लाइन उन्होंने हिंदी में बताई थी कि जमीन पे जो खाना गिर जाता है वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जम्स वगैरह होते हैं तो लग जाते हैं। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, वी शुड नॉट ईट द फूड which has fallen on the ground, कि जो ग्राउंड पे खाना गिर चुका है वो हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईटिंग हैबिट्स में उन्होंने यहाँ पे आके वो रुक गए थे फिर कि इससे आगे सर कुछ पता नहीं चल रहा। तो इससे आगे फिर मैंने उनको अवॉइड किया कि मैंने हेल्प किया। मैंने क्या, आप इसमें लिख सकते हो कि हमें दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे 2 बार खाते हैं, 3 बार खाना चाहिए। वी शुड टेक अवर मील थ्राइस अ डे। वी शुड टेक द मील थ्राइस अ डे, 3 बार खाना चाहिए। जैसे आपका मॉर्निंग में हो गया, आफ्टरनून में हो गया और नाइट में हो गया। मॉर्निंग वाले को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, आफ्टरनून वाले को लंच बोलते हैं, नाइट वाले को डिनर बोलते हैं। ठीक है, तो 3 बार खाना खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जैसे उपसंहार जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हमने लाइन लिखवा दी कि वी शुड रिस्पेक्ट द फूड, हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द फूड, डोंट वेस्ट द फूड। सो मैंने उनको लिखवाया लास्ट में वी शुड रिस्पेक्ट द फूड, डोंट वेस्ट द फूड, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने उनको ये 10 लाइन्स लिखवाई और 10 लाइन्स लिखवाने के बाद मैंने उनको बोला कि आप यहाँ तक इसको करोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। 5 में से देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ये लाइनें लिखी हैं, ग्रामेटिकली ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो 5 में से 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं हूँ एग्जामिनर तो मैं तो 5 के 5 ही दे दूँ। ठीक है, बट अगर मैं उनके थोड़ा ये मान के चलूँ कि टाइट मार्किंग होती है तो 5 में से 4 आपको इजीली मिल जाएंगे इस पैराग्राफ के। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास 2022 का ओग्रो स्कूल का सोशल साइंस का सोल्यूशन था। अब देखिए मैंने आपको 2022 जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया, मैंने आपको चारों पार्ट मैंने इसको करवा दिए, 2021 के चारों पार्ट करवा दिए। ठीक है, तो मेरे साथ आप इसी तरह जुड़े रहिएगा। कल मैं नहीं आ पाया, किसी कारणवश मैं बाहर गया था, तो कल लाइव हमारी क्लास हो नहीं पाई। तो बाकी हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा कि हम इसको कंटिन्यू रखें। बट मेरी क्लास है, मैं कोशिश लगाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन मैं नहीं कर पाऊँ अपनी मजबूरी की वजह से, तो आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपने अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, अब आपके पास दिन बहुत कम रह गए हैं, ज्यादा से ज्यादा पेपर करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी करो। ठीक है, जब एक बार बैठ जाओ तो 2-2 ढाई घंटे से पहले नहीं उठना। विंटर वेकेशन में 2-2.5 घंटे मॉर्निंग में, 2-2.5 घंटे इवनिंग में, 4-4 5-5 घंटे पढ़ो और ग्रुप स्कूल के लिए आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे आप जैसे ही हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, कल फिर हम नई क्लास लेके आएंगे और नई इंफॉर्मेशन के साथ लेके आएंगे। और मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट की नॉलेज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राइट, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।